अस्सलाम वालेकुम। द्रुद शरीफ पढ़। अम्मी की फुफ्फो से बनती है, अब्बू की मामू से। और बड़ी भाभी की छोटी भाभी से। हाँ ये भी है। और बड़े ताया के चचा से। अच्छा जिनकी नहीं बनती और वो अगर यही जो रिश्ते बताए हैं और अगर इनके रीजंस में जाएंगे ना तो वो बकवास तरीन रीजन होंगे और उनमें हसद भी होगा और कुछ ईगो का मसला होगा कि उसने मुझसे ऐसे बात की थी और ये करना चाहिए था, पहले मुझे पूछना चाहिए था, फिर उसको पूछना चाहिए था, चाहिए था चाहिए था चाहिए था, और उसको लेके इतना असूली मसला बन जाता है कि फिर वो सारी जिंदगी रिजॉल्व नहीं होता। और अगर अब्बा जी दुनिया से चले जाते हैं इस हालत में कि उनकी मामू से नहीं बनती थी, तो उनके बच्चे फिर इस परंपरा को निभाते हैं कि जब हमारे अब्बू ने सारी जिंदगी मामू से बात नहीं की तो हम अब क्यों करें, कि उनकी जो है ना वो आत्मा को जैसे शांति मिलेगी। तो शांति तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो होगी ना उनके साथ बाद में, ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपने भी कल को यही फुफ्फू और ताया ही बनना है। जो अभी तो आप बहन भाई आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो आपके बच्चे ये फुफ्फू और ताया और मामू का जिक्र कर रहे होंगे वो आप ही होंगे। और कल को आपने भी यही सब करना है। हाँ ऐसी। और जो गांव के इलाके में रहते हैं वहां पर ये मसले और तरह के होते हैं, शहरों में और तरह के होते हैं, लेकिन होते हैं। और अभी नहीं, शुरू से ही होते हैं, तभी शुरू से ही इसके बारे में अहकाम है बड़े सख्त। तो अगर तो आपके अम्मी अब्बू वो फुफ्फू और मामू हैं जिनकी बातों से नहीं बनती, तो उनको ना तरीके से किसी तरह से राजी करके ये मामले सुलझाएं। और आपके अगर खानदान में सुलह कराने के पीछे ये नियत भी है ना, क्योंकि फुफ्फू के घर आप रिश्ता भेजने में इंटरेस्टेड थे और इसलिए आपके अंदर वो अच्छा इंसान पैदा हुआ कि क्यों ना मैं बाप की बहन से सुलह करा दूं, और अंदर कुछ और नियत थी, तो भी खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कदम उठाएं क्योंकि बुखारी 5984 सईदना जुबैर बताम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये जो कता रहमी है ना, ये जो हमारे रिलेशन होते हैं इनसे कट ऑफ कर लेना, ये कता रहमी होती है। और ये इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला है और इसको सिर्फ इसलिए कंटिन्यू कर रहे होते हैं क्योंकि वो ईगो नहीं एक्सेप्ट कर रही होती। बहन भाइयों ने कभी किसी ने कोई ऐसी बात कह दी कि उसको जिंदगी भर मौत तक का एक असूल बना लिया कि अब मैंने मरते तक मुंह नहीं देखना, तो इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है। स्प्रिंग 2020 पढ़ लें। मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 6, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 2020। अच्छा एक तो इसमें आपको एक ओवरहेड्स के हवाले से नोट भी लिखवा देता हूँ, वो बुक में शामिल करने से रह गया था, वो आपको लिखवा देता हूँ। ओवरहेड्स के बारे में एक नोट लिखवाऊंगा और उसके अलावा इसका जो पार्ट बी है ना, इस तरह के सवालों की कभी प्रैक्टिस नहीं हुई होती थी और ये ऐसे हैं भी नहीं कि इसकी प्रैक्टिस होगी तो स्टूडेंट को पता चलेगा। कभी कभार इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते हैं और वो बच्चे जो इस बात पे कि कभी ऐसा सवाल नहीं किया दिमाग बंद कर लेते हैं, वो फिर नुकसान में रहते हैं। तो ये सवाल का पार्ट बी भी करूंगा। सवाल पढ़ने करता हूं मैं बोर्ड पे। इस सवाल से आपको मैंने ओवरहेड्स के बारे में एक एग्जाम नोट बताना है और पार्ट बी बड़ा एक मजे का सवाल था। सवाल पढ़ लीजिए सारा, मैं करता हूं। स्प्रिंग 2020 वीनस लिमिटेड के नाम से होगा।
क्या हुआ, पंखे क्यों चलाने लग गए? क्या मसला है? लाइट कहां से? तो बेटे उनको बुला लो ना, किसी बाहर ऑफिस बॉय को बुला लो खुद जो। जी पढ़ लें तो मैं अच्छा, ये जो कल वाली क्लास थी संडे की, ये मैंने क्लास में नहीं बताया हुआ था कि ये रूटीन से हटके अगर आप, बताया हुआ था ना? अच्छा, वो कल मुझे कॉलेज से ही एडमिन में किसी बंदे का फोन आया कि किसी बच्चे की अम्मी परेशान थी कि वो यूट्यूब नहीं चल रहा, तो वो बच्चा लेक्चर नहीं लेगा तो सुबह आएगा कैसे। तो पता नहीं आपने पेरेंट्स को क्या परेशान। ग्रुप में मैसेज क्या आया था? वो मैंने इसी उसके बाद ही मैंने करवाया था मैसेज कि वो, अच्छा वही मैंने कहा, मैंने तो बताया था शायद। वो मेरा ख्याल है किसी जीटी वाले बच्चे की अम्मी परेशान थी। हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो मैं करूं। पार्ट ए, वेरिएंसेस मांगे हैं मटेरियल के, लेबर के और फिक्स्ड ओवरहेड बस, और वो भी सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला। स्प्रिंग 20 पार्ट ए, वेरिएंसेस मांगे हैं तो पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट कैश्यू नट्स हैं, यानी बिजनेस जो है वो काजू खरीदता है। अच्छा, अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये अगर किसी देसी बंदे को पता हो तो, ये जो काजू होते हैं ये बीज होते हैं, मतलब किसी छिलके में से निकलते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये काजू बड़े डिफरेंट है जो पाकिस्तान में, और ये बड़ा लो क्वालिटी है, असल में तो ये बहुत डिफरेंट चीज होती है, मतलब अखरोट की तरह छिलकों में होते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये छिलकों वाले जो भी रॉ शक्ल में काजू खरीदते हैं, उनको प्रोसेस करके फिर आगे प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो ये प्रोडक्ट काजू ही है, लेकिन वो प्रोसेस्ड काजू है, और जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस से पहले छिलके वाला काजू होगा। तो वो दोनों टन्स में है, यानी इसका जो एक यूनिट है बस वो टन है। तो इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड के ऊपर हेडिंग भी यही डली हुई है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर टन ऑफ प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स। तो जो प्रोडक्ट है वो टन नहीं है, तो एक टन एक यूनिट बस। तो अब उस एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं। अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने वैसे बताई हुई ये बात क्लास में, बहरहाल बताई भी है तो दोबारा बता देता हूं। ये जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में एससी और एसआर होता है, ये वो होता है, और टोटल वाला कॉलम वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, जिसका इस्तेमाल होता है जब हमने सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। तो इस सवाल में चूंकि है ही बस मटेरियल लेबर के वेरिएंस, तो टोटल कॉलम बेशक बनाए ही ना, जरूरत ही नहीं है उसकी। यार सूट कहना टिश्यू ला दे उमर। डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी, अरे जाकलानी में से मंगवा लेते।
धो के वापस भी देना पड़ेगा। जी डायरेक्ट मटेरियल 1.75 टन और 1 टन 50,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर। अच्छा इस सवाल में ना एक अंग्रेजी का फ्लॉ ही समझ लें, तो उसकी वजह से दोनों अल्टरनेटिव सही माने जाने चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड कार्ड में डायरेक्ट लेबर आवर्स 8 घंटे हैं, इसमें आइडल टाइम भी है स्टैंडर्ड का पार्ट। ये कैसे पता चल रहा है? स्टैंडर्ड कार्ड के डब्बे में लिखा हुआ है अगर कि आइडल टाइम इतना है, तो इसका मतलब आइडल टाइम इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कार्ड। नहीं, आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है। तो इसमें सवाल में ना एम्बिग्युइटी ये है कि ये जो 8 घंटे हैं ये पेड है कि वर्क है? हाँ जी, 8 ये है कि ये कैसे पता पेड? रेट बताया हुआ है तो वर्क का भी रेट ही होना था। नहीं 7 तो एक्चुअल है ना, मैं सिर्फ ऊपर टेबल की बात कर रहा हूं। अभी जो ऊपर टेबल है स्टैंडर्ड कार्ड वाला उसमें 8 आवर्स लिखा हुआ है। ये पूछ रहा हूं कि वो पेड है कि वर्क है? अच्छा अच्छा चले, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या ये लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स आइडल टाइम? नहीं, तो इस 8 घंटे में आइडल टाइम शामिल है, यानी ये पेड है या ये बगैर आइडल टाइम मतलब वर्क है, ये क्लियर नहीं पता चल रहा। तो इसलिए वैसे बता देते हैं एग्जामिनर ने इसको पेड लिया हुआ और शायद ये साइंस होगी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कि हमें कॉस्ट ये करेगा, तो कॉस्ट तो पेड ही करता है, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अगर कोई इसको वर्क अज्यूम करेगा तो मेरे हिसाब से वो भी सही है। बहरहाल ये पेड था इस सवाल में, तो पेड है 8 घंटे। आइडल कितने? टोटल टाइम यानी पेड का ना, क्योंकि पेड इन दोनों के बराबर होता है, तो इसका 5% कितना? 0.4, तो वर्क क्या बना? 7.6। तो ये स्टैंडर्ड कार्ड में ही फिर वर्क, आइडल और पेड आए। तो ये 8 घंटे पेड है या वर्क है ये क्लियरली नहीं पता चल रहा, लेकिन इसको अगर कोई पेड अज्यूम कर ले तो भी ठीक है, वर्क अज्यूम कर ले तो भी ठीक है। ये 0.4 और 7.6 ना समझ आया हो किसी को? अच्छा इस सवाल में तो मैंने इसको पेड ही लिया है, लेकिन एक कैलकुलेशन कर दें, अगर हम इसको वर्क मानते तो करें कैलकुलेट, ये कितना होता है, ये कितना होता है? हो सकता है उसको वर्क अज्यूम, यानी अगर मैं इसको अज्यूम कर लेता कि वर्क है 8, तो अब बताएं आइडल कितना और पेड कितना? क्योंकि 5% ऑफ व्हाट? पेड। तो अगर ये इसका 5% है तो इसका मतलब है ये 100 है, ये 5 है और ये 95 है। तो फिर 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे तो ये आएगा। तो अगर 8 को पेड अज्यूम करेंगे तो ये है, और अगर 8 को वर्क अज्यूम करते तो फिर ये होता, क्योंकि 5% ऑफ दिस है। तो अगर हम इसको 8 मान रहे हैं तो फिर 5% इसका है तो वो 95 है, फिर ये 95 है, ये 5 है तो ये 100 है। तो फिर ये इस तरह से बनता स्टैंडर्ड कार्ड। वर्क और आइडल मिलाएंगे तो पेड बनेगा, तो वो तो कह रहा है कि 5% ऑफ टोटल। देखिए वर्क और आइडल में ऐड करते हैं तो पेड बनता है। पेड होता ही आइडल होता ही पेड और वर्क का फर्क है। अगर 10 घंटे पेड है और 1 घंटा जाया हो रहा है तो वर्क 9 घंटे, तो वर्क प्लस आइडल ही इज इक्वल टू पेड है। तो अगर 5% ऑफ टोटल कह रहे हैं तो टोटल इसी को ही कह रहे हैं ना। और वेज रेट है 300। वेरिएबल ओवरहेड की लाइन है, हाँ हाँ, रेट दोनों का सेम है तो सीधा यहीं लिख दें। अगर दोनों का अलग अलग होता, अच्छा हाँ ये बाकी भी सुना है, किसी ने एक दफा सवाल किया था, मैंने उसको अलग से जवाब दिया था, तो बाकियों को भी बताता हूं। हो सकता है कि आइडल आवर्स का वेज रेट और हो, ऐसा हो सकता है। सवाल में कहा हो कि जितने घंटे वर्कर काम करता है उस घंटे में हम उनको 300 देते हैं और जब वो आराम कर रहा होता है तो फिर 250 देते हैं, हो सकता है ऐसा। तो फिर उन क्वेश्चंस में हम आवर्स
पेड पे रेट लगाने की बजाय वर्कड पे अलग रेट और आइडल पे अलग रेट लगा करेंगे। जिन फार्मूलों में एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट होता है, उनमें फिर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा ऊंची हो गई बात। ये किसका फार्मूला होता है? लेबर रेट वेरिएंस। अब इस सूरत में स्टैंडर्ड रेट कौन सा? ये भी है और ये भी है, दोनों स्टैंडर्ड रेट है। तो फिर फार्मूला ना इसकी बजाय टूट के हो जाता स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क वाला, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रेट और है, प्लस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रेट और होता, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड की जगह वर्क, क्योंकि इसका रेट और होता, ये होता, इसकी जगह फिर ये होता। अगर पेड नहीं, वर्क और आइडल आवर्स का वेज रेट अलग अलग होता तो इसकी जगह फिर ये चीज होती। ये अगर ऊपर से जा रहा है तो दफा करें, किसी आगे अगर अटेम्प्ट में तो अगली दफा पढ़ा दूंगा। अच्छा जी, स्टैंडर्ड कार्ड में वेरिएबल ओवरहेड्स की लाइन तो है ही नहीं सवाल में, वो कहां से लाएं? पूछे भी नहीं है तो इसलिए जरूरत भी नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन रेट 275 पर लेबर आवर। अच्छा, अब एक एग्जाम नोट लिख लें, लंबी बात है, पहले ना अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, फिर बाद में लिखवाने के लिए मैं दोबारा बोल दूंगा। लंबी बात है, पहले सुन लीजिएगा सारी, फिर मैं लिखवाने के लिए रिपीट कर दूंगा। जब हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो ये देखना होता है कि मटेरियल परचेज और यूज्ड बराबर है कि नहीं, और बराबर है तो फिर उसके बाद, बराबर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं कि इन्वेंटरी वैल्यू रेट क्या है। इसी तरह से जब हमने लेबर रेट वेरिएंस निकालना होता है तो पहले देखते हैं कि लेबर आवर्स पेड और वर्क बराबर है कि नहीं, और अगर बराबर नहीं है यानी आइडल टाइम है, तो फिर आगे दो बातें होती हैं कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है या नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है तो लेबर रेट वेरिएंस में आवर्स पेड इस्तेमाल होते हैं, एफिशिएंसी में आवर्स वर्क इस्तेमाल होते हैं, आइडल में आइडल आवर्स इस्तेमाल होते हैं। लेबर में हमें अलग अलग करना पड़ता है। अगर ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकाल रहे हैं और ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में मशीन आवर्स नहीं लेबर आवर्स से जुड़े हुए हैं, तो ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में हम एक्चुअल आवर्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, पेड या वर्क? रिपीट कर दूं, अगर ओवरहेड्स सवाल में मशीन आवर्स से लिंक्ड हैं तो फिर ये बहस ही नहीं है। ये बात ही तब है जब ओवरहेड को लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है। तो लेबर आवर्स तो पेड और वर्कड अलग अलग हो सकते हैं, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस लेते हुए आवर्स वर्क लेंगे या पेड? पेड। देखें, लेबर है ना, उसको हमने पैसे देने हैं और उसको तय किया हुआ है कि अगर तुम काम नहीं भी कर पा रहे क्योंकि हमने मशीन बंद की हुई है तो पैसे तो उसको आइडल टाइम के देने हैं, इसलिए पेड का कॉन्सेप्ट था। फारिग बैठा हुआ है फिर भी पैसे दे रहे हैं उसको। रेट वेरिएंस में आवर्स पेड, एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स वर्कड, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स उनका आइडल टाइम से क्या ताल्लुक है? उनके कौन से पेड आवर्स हैं? वर्क कर काम करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे ना, तो ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में कौन से आवर्स यूज होंगे? वर्कड। फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, लेकिन वेरिएंस के फार्मूले में आवर्स तो लिखने हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस आवर्स तो बाहर लिखने हैं, तो वो कौन से लिखेंगे, पेड के वर्क? फिक्स्ड ओवरहेड्स पेड, क्यों? अपने आवर्स का पे कर रहे होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। हाँ, तो टोटल घंटे कौन से, पेड या वर्क? तो वो तो लेबर के रेट का मसला है ना, कि लेबर को पैसे किस बात के मिलने। मैं तो पूछ रहा हूँ ओवरहेड्स जी, वर्क, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा चले बताता हूँ अब, लेकिन अभी भी मैं नोट लिखवाने वाले अल्फाज नहीं बोल रहा, वो बोलूंगा अभी। ये पहले भी 2 दफा मैं कह चुका हूं, मुझे याद है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों वेरिएबल चीजें हैं, और इन
तीनों की ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल होती है, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स ओरिजिनली टोटल हैं, वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों ने जबरदस्ती उसको पर यूनिट बनाया होता है, वरना तो वो पर यूनिट चीज होती ही नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड। इसलिए जब हम लोग एक्सपेंडिचर या रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस ले रहे होते हैं, तो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड में हम डिफरेंस ले रहे होते हैं स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट का, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में टोटल बजटेड टोटल एक्चुअल। तो फिक्स्ड ओवरहेड ओरिजिनली टोटल का कॉन्सेप्ट है, जबकि मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ओरिजिनली रेट का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल ओवरहेड्स अगर लेबर से लिंक्ड है तो तभी बातें हो रही हैं, वेरिएबल ओवरहेड क्योंकि है ही वेरिएबल, तो उसमें तो आज वर्क ही इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो कंपनी की मर्जी है, जब उसको करना ही जबरदस्ती है तो कंपनी की मर्जी के उसको पेड से लिंक रखना चाहते हैं कि वर्क से। अगर उन्होंने पेड से लिंक रखा हुआ है तो पेड इस्तेमाल हुआ करेंगे, वर्क से लिंक रखा हुआ है तो वर्क इस्तेमाल। अब लिखवाता हूं नोट। अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स को मशीन आवर्स नहीं लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है तो, अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स को मशीन आवर्स से नहीं लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है तो तक पहुंचे फिर आगे बताता हूं। दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स को मशीन आवर्स से नहीं लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है तो वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक आवर्स वर्कड से ही होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस का ताल्लुक आवर्स वर्कड से ही होगा, पेड से नहीं। तो के बाद बता रहा हूं, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस का ताल्लुक आवर्स वर्कड से ही होगा, पेड से नहीं। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो चाहे तो उसको पेड से लिंक रखें, चाहे तो वर्क से लिंक रखें। और अगर सवाल में खामोशी है तो आप जिससे मर्जी कर लें, लेकिन नोट लिख दें। और एक ही दफा अब तक टेस्ट हुआ है और उसमें आईकैम ने ना उसको पेड से लिंक रखा हुआ था, तो चलो पेड से ही लिंक रख लेते हैं। दोबारा, वेरिएबल ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस में आवर्स वर्कड इस्तेमाल होंगे, पेड नहीं। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो मैनेजमेंट की मर्जी होती है कि उनको आवर्स पेड से लिंक करें चाहे वर्क से लिंक करें। अगर सवाल में नहीं बताया तो पेड से कर लें। लिख लिया? चलिए सवाल पे वापस। फिक्स्ड ओवरहेड्स को ये क्वांटिटी वाली लाइन में कौन सी 8 लिखूं? 8। ये हो गया स्टैंडर्ड कार्ड। और पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। केस 1 है कि केस 2 है? प्राइस परचेज यूज्ड बराबर है कि डिफरेंट है? बराबर है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है बराबर है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000 रुपए। एक्चुअली मटेरियल कितने टन जी? 31500 माइनस एक्चुअली कितने रुपए का मिला? 46500 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चे मासूमियत में चुप करके पूछ ही नहीं रहे होंगे, मैं खुद ही बता देता हूं। इसमें कुछ ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 31500 क्यों लिखा है, 17050 क्यों नहीं लिखा, 17050 क्यों नहीं लिखा? वो प्रोडक्ट वाले टन्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में 17050 टन्स वर प्रोड्यूस्ड, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी हुई है। हमने इस वेरिएंस में मटेरियल की क्वांटिटी लेनी होती है, वो पॉइंट 2 में है। पॉइंट 2 क्या आंसर आया? 11025000 पॉजिटिव। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी।
स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000 और SQ कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट की एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 1.75 इंटू 17050 ये आ गया SQ माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ये 83125000 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, कौन से आइडल आवर्स हैं सवाल में? पेड, रेट वेरिएंस में पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा, वही मसला जो भी मैंने स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए बताया था। इस सवाल में ना अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, इसलिए दोनों मतलब सही होंगे इंशाल्लाह। ये जो पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 नहीं, 7 आवर्स, पॉइंट नंबर 3, ये आवर्स पेड है या वर्कड है? सेवन वर्क है कि पेड है? क्यों वर्क क्यों है? टुक, अच्छा टुक है तो वर्क है। हाँ जी, पेड है क्यों? ये जो सवाल लिखने वाला था ना, इसको लगा शायद कि मैंने बात पूरी कह दी है, लेकिन कुछ बात उसने दिल में रखी थी, पूरी बात नहीं कही थी। तो इसमें मैं अपने जाती तौर पे 100% कन्विंस नहीं हूं कि ये पेड है और ना ही 100% कन्विंस हूं कि वर्क है। ये दोनों हो सकते हैं। टुक की वजह से मुझे ज्यादा ये वर्क लग रहा है, और पेड इस वजह से लग रहा है कि ऊपर भी 8 घंटे थे बस, और उसको हमने पेड कहा था, तो उसी के मुकाबले में नीचे 7 बता दिए, फिर वो भी पेड ही है। फिर नीचे 7 के साथ @375 बता दिया, तो कॉस्ट ही पड़ी होगी। लेकिन जब बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो जो इसको पेड मान ले वो भी सही होगा, और जो इसको वर्क मान ले वो भी सही है। बहरहाल ये पेड है फिलहाल इस सवाल में। तो एक्चुअल आवर्स पेड है 7, स्टैंडर्ड रेट, हाँ जो 8 को करें वही 7 को भी करें जी। स्टैंडर्ड रेट 300 इंटू एक्चुअल आवर्स पेड है 7 इंटू 17050, ये एक्चुअल आवर्स पेड आ गए, माइनस असल में रेट का देना पड़ा 375 इंटू यही 7 इंटू 17050, 89512550। अच्छा यही है एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अच्छा ये घड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे, इस पे ना जाइएगा, घड़ी ना देखना। स्टैंडर्ड रेट, अभी इसके बाद मैंने बतानी है एक और चीज, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, क्योंकि अब स्टैंडर्ड का हिस्सा है आइडल टाइम, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स भी वर्क वाले, माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट 300 इनटू एसएच निकाला करते हैं कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके, तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 17050 इनटू 7.6, 7.6 इंटू 17050, ये है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क कितने, 7 तो पेड है, 7 इंटू 0.96, एक्चुअल आइडल टाइम 4% था, यानी एक्चुअल वर्क जो था वो इनका 96% था, 17050, ये एक्चुअल आवर्स वर्क जी 4501200 पॉजिटिव। लेबर रहता है अभी, आइडल टाइम वेरिएंस, अब स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है आइडल टाइम, तो इस सूरत में फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स आइडल वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल वाले। स्टैंडर्ड रेट 300 इनटू स्टैंडर्ड आइडल आवर्स कितने, 0.4 इंटू 17050, 0.4 इंटू 17050 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आइडल आवर्स, वो कितने हैं, 7 में से इतने हैं आइडल, एक्चुअल आइडल आवर्स ना, वो वर्क हैं, ये आइडल हैं, ये एक्चुअल पेड है, ये एक्चुअल वर्क है, और ये एक्चुअल आइडल है। रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स पेड
एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स वर्कड, आइडल टाइम वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स आइडल। 613 और फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा, वो ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे और वैसे आप में से भी कुछ अलग से कि सब सारे फार्मूले सही समझ आ रहे हैं, ओवरहेड वाले नहीं समझ आ रहे हैं, इनमें वो रीजन लॉजिक नहीं समझ आ रही। तो आप ना प्रैक्टिस में चल लें आगे, थोड़ा हल्की आंच पे पक जाए, फिर मैं इनकी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद एक ओवरऑल पिक्चर की कोशिश करूंगा। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जिंदगी में और कौन सी चीजें सारी समझ आ रही होती हैं। तो फार्मूले याद करें और चलें आगे। हैं? बहुत मुश्किल है। क्या बात? मैंने कैसे याद किए? पढ़ा के। पहली दफा जब पढ़ाया था जिंदगी में, कॉस्ट मैंने पहली बार पढ़ाई थी स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट में। तो मैं 4 दफा लैपटॉप तक जाता था, फार्मूला देके फिर आके लिखता था, फिर वापस जाता था, फिर देखता था, फिर लिखता था। अरे वो तो 2001 में दिया था, वो तो मुझे याद भी नहीं तब कैसे याद किए थे, वो हो गए याद नहीं कि कैसे किए थे, लेकिन बार बार करने पड़ेंगे ना, बार बार दोहराने पड़ेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। अच्छा, वैसे मैं ना कॉस्ट का बड़ा चीता स्टूडेंट था। अभी सर सवाल लिखवा के भी बच्चे लिख ही रहते थे, मैं आंसर करके तो बता भी देता। बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर ना दिए हो तो निकालने पड़ेंगे स्टैंडर्ड रेट, अगर पर आवर वाला लेंगे तो इनटू बजटेड आवर्स। वो अप्लाइड है जिसमें स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं। इतना पक्का स्टैंडर्ड आवर्स याद कर लिया कि वो अप्लाइड की जगह बजटेड पे भी लगाने लगे। बजटेड ओवरहेड, बजटेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर वाला लेना है तो इनटू बजटेड आवर्स, अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला लेना है तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड रेट है 275, 275 इनटू 8, ये क्या चीज बन गई? पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन 17500। ये आपको स्टैंडर्ड कार्ड वाले टेबल में नजर आ रहा है। ये हो गए जी नहीं, ये मैंने पर यूनिट बना लिया, अब ये पर यूनिट बन गया ना, तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 32 मिलियन। ये क्या बन गया? तो इनटू बजटेड यूनिट्स। पार्ट ए की सारी कैलकुलेशंस देख लें, फिर मैं पार्ट बी बताता हूं, लेकिन घड़ी ना देखें, अभी एक चीज और बतानी है आपको, इसके बाद मैंने उसका होमवर्क भी देना है। फिर पार्ट ए की कैलकुलेशंस देख लें बेटे, जो नहीं फिगर समझ आई पूछ लें, फिर पार्ट बी बताता हूं। पार्ट ए में कोई एतराज? इधर स्टैंडर्ड आवर्स यहां नहीं चाहिए ना, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए होते अगर अप्लाइड होता तो अप्लाइड के लिए चाहिए होता है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस पूछा ही नहीं था। वैसे स्टैंडर्ड आवर्स 8 इंटू 17050, वो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाते। नहीं सेम नहीं, 17050 ये बजटेड प्रोडक्शन लिखी है मैंने। अगर एसएच निकालना पड़ता तो वो 8 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन करते। पार्ट ए। पार्ट बी क्रिटिकली इवैल्यूएट, यानी कीड़े निकालने क्रिटिकली। किनकी बातों में? जो डिपार्टमेंटल हेड्स ने अपनी अपनी साइंस मारी है उसके बारे में हमने बताना है कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, और बड़े हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन क्रिटिकली इवैल्यूएट तो गलत भी कहा हो सकता है। अच्छा, अगर सिर्फ फुल स्टॉप यहीं लग जाता तो भी ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने ना खास तौर पे आपसे पूछा है फ्यूचर से रिलेटेड बात कि यूर डिस्कशन शैल आल्सो इंक्लूड किया कि जो भी उन्होंने फैसले किए उनका इफेक्ट बताना है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे, यानी फ्यूचर। रिक्वायरमेंट बी की वर्डिंग पढ़ लें, इसकी अंग्रेजी में अगर कोई बात मसला है बेटा तो भूलिए, फिर मैं आंसर बताता हूं इसका। पार्ट बी रिक्वायरमेंट की वर्डिंग पहले देखिए, समझ आई बात कि नहीं? क्रिटिकली इवैल्यूएट। रिक्वायरमेंट की वर्डिंग। अच्छा चले जी, अब एक एक करके देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। पहले आते हैं परचेज डिपार्टमेंट वाले साहब। परचेज डिपार्टमेंट होता क्यों है? मटेरियल परचेज करना होता है,
तो मटेरियल परचेज करने के लिए डिपार्टमेंट ही बनाते हैं, उठा के तो लाना है सिर्फ, नहीं सप्लायर ढूंढ रहे होंगे, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ढूंढना होगा, नेगोशिएट करना होगा, तो ये सारे काम होते हैं। तो हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि प्राइसेस तो बेशक पिछले 3 साल से स्टेबल थी, लेकिन हमने पैसे बचा के दिए हैं। कैसे? एक नया सप्लायर ढूंढा और बड़ी मेहनत से उससे रेट कम करवाया, चीपर रेट बाय गुड नेगोशिएशंस, और हमारे इस एहसान से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ये परचेज डिपार्टमेंट के हेड ने जो 2.5 अंग्रेजी की लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ के देखिए, अंग्रेजी का मतलब आ रहा है समझ। अच्छा रेट लिया है नया सप्लायर ढूंढ के, और अच्छा रेट भी उसकी मिन्नतें करके कम करवाए हैं उससे, गुड नेगोशिएशन की, और इससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो सही कह रहा है या नहीं? पार्ट ए में कैसे सपोर्ट मिल सकती है इस बात को? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, तो हाँ बात तो सही कर रहा है कि सस्ता रेट 50 का सोचा था, 46 का उसने रेट ले लिया है, और 110 मिलियन का फेवरेबल प्राइस वेरिएंस है। तो इस हद तक तो बात सही है कि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, चीप रेट मिल गया है। क्रिटिकली इवैल्यूएट, सही कह रहा है या? थोड़ी सी नजरें झुकाएं और इधर लाएं। यूजेज वेरिएंस 83 मिलियन नेगेटिव आ रहा है, यानी मटेरियल जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया। तो अगर बोनस सर्फ एक्सेल से सस्ता है तो लगता भी ज्यादा है। तो अगर है, मुझे कैसे पता? हॉटलाइट बच्चे कपड़े धो लेते हैं अपने? नहीं, तबलीग में वक्त लगाओगे ना सारे काम आ जाएंगे, तो आते हैं सारे। पता नहीं मिसाल क्या दे रहा था। बोनस, हाँ यार केस ही ना करते बोनस वाले। सस्ता है लेकिन लगता ज्यादा है। तो ये जो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है अच्छी बात है, लेकिन यूजेज वेरिएंस नेगेटिव आना ये बता रहा है कि वो सही कह रहा है, हमने बड़ी मेहनत से नया सप्लायर ढूंढा है और बड़ी नेगोशिएशन करके उसे रेट कम करवाया, फिर प्रॉफिट नहीं बढ़ा। यूजेज वेरिएंस का नेगेटिव आना यह बता रहा है कि उसने रेट नहीं कम करवाया, सस्ती क्वालिटी वाला मटेरियल ढूंढ के लाया है वो। तो रेट सस्ता मिला, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई, और ओवरऑल देखेंगे तो नेट फायदा ही हुआ है, क्योंकि इनका नेट देखेंगे तो स्टिल कोई 25-30 मिलियन पॉजिटिव है। लेकिन उसने स्पेशली ये रिक्वायरमेंट में लिखा था कि यूर डिस्कशन शुड इंक्लूड इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, मटेरियल क्वालिटी अगर हल्की होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, और लॉन्गर रन में बिजनेस का नाम खराब होगा, तो सेल्स डाउन हो जाएंगे। तो ये हो गई परचेज डिपार्टमेंट वाले की बात पे कमेंट। हाँ जी, ओके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाले कह रहे थे कि हमने ना लेबर को खुश करने के लिए रेट उनके बढ़ा दिए, इससे वो लोग खुश हो गए और उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो नहीं, सही कह रहा है कि वेज रेट तो बढ़ाया है, ये बात लेबर रेट एडवर्स वेरिएंस से पता चल रही है, लेकिन तो फिर एफिशिएंसी भी तो फेवरेबल है, यानी अच्छा काम तो हुआ है। लेकिन जितने हमने उनके रेट बढ़ाए उस पर उनका नखरा जरूर बढ़ गया, एफिशिएंसी इतनी नहीं बढ़ी। जितना ज्यादा हमने उनको पैसा दे दिया उतना अच्छा काम नहीं किया, नेट नेगेटिव ही जा रहे हैं। रेट बढ़ाया जरूर है लेकिन इतने ज्यादा मोटिवेट नहीं हुए, उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी। लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, वो वर्कर जो है ना फिर अब आइंदा ज्यादा रेट ही डिमांड किया करेंगे, और हमें रेट बढ़ा देने से कल को कॉस्ट ज्यादा पड़ा करेगी। तो रेट बढ़ाया है लेकिन एफिशिएंसी उतनी नहीं इंप्रूव हुई, फ्यूचर में रेट खराब हो जाएगा, लोग ज्यादा रेट डिमांड किया करेंगे। तो खर्चा किया जरूर था कि शायद लोग बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लोग इतने बेहतर नहीं हुए। चाय पिलाई थी लेकिन उतना अच्छा पढ़ा नहीं स्टूडेंट्स ने इतवार की क्लास में, तो खर्चा हुआ लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर सके। अब इसका नुकसान क्या होगा कि हर दफा बात किया करेंगे सर चाय पिलाएं, सर खाना खिलाएं, तो उससे आदतें खराब हो जाएंगी, तो जो पढ़ने में फायदा चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो आपकी भलाई के लिए फिर उस्ताद ये फैसला करते हैं कि ऐसे खर्चे ना किए जाए। वही ना, वो फिर वो साल पुरानी बात है, बच्चे कहते हैं सर देखा वो चाय पिलाई सर्टिफिकेट आया था। तो इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए कड़वा घूम पिया जाता है कि आप लोगों को नहीं खिलाया पिलाया जाता। तो लेबर रेट बढ़ाया था लेकिन एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं बेहतर हुई। तीसरे साहब कौन है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि घर में एक बुजुर्ग को दादा नाना दादी नानी दवाइयों का बड़ा खर्चा था उनका, तो सोचा कि इनका खर्चा कम करना है दवाइयों का। तो उनकी दवाइयां खत्म हुई तो उनको नहीं लाके दी, और वो जिंदा भी हैं। तो फिर कहा देखा जी तो फिटफाट है, दवाइयों का खर्चा देखा कम हो गया। जब मैंने चेक किया था सांस आ रही थी तो फिर दवाइयां नहीं लाके दी। तो सही बात है, खर्चा कम हो गया दवाइयों का। दादाजी भी हयात है? वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि हमने देखा था मशीनें चल रही थी तो फिर हमने उनकी मेंटेनेंस नहीं कराई।
जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस थी वो हमने नहीं करवाई क्योंकि मशीनें ठीक चल रही थी और इससे खर्चा बचा लिया। तो सही कह रहा है? नहीं, कह तो सही रहा है, खर्चा तो बचा है, लेकिन वो जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस थी उसको डिले करने से मशीन की लाइफ खराब होगी, लाइफ कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, फिर कल को बड़ा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो इसलिए फिलहाल तो खर्चा बच गया। और उसकी एक ये भी रीजन नजर आ रही है, रीजन नहीं, उसका एक ये रिजल्ट भी नजर आ रहा है कि जब मशीन रिपेयर करने के लिए रोकी नहीं तो आइडल टाइम भी फिर कम ही हुआ, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो ये इस पार्ट बी का आंसर है, जिसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं हुई होती पहले, अभी क्लास चल रही है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की होती, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सवाल कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के तजुर्बे। पार्ट बी डन। चलें फिर एक छोटी सी चीज समझ लें ताकि मैं उसका होमवर्क दूं। हाँ, वो घड़ी ठीक नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती थी, एक टॉपिक याद होगा आपको। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था कि 1 यूनिट के लिए लेबर के 3 घंटे लगने चाहिए, और एक्चुअल ये हुआ फिर कि लेबर के 53,000 आवर्स लग गए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए, स्टैंडर्ड आवर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 17,000, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है 51,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स 53। अब ये जो एडवर्स वेरिएंस आ गया, तो एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस से लग रहा है कि वर्कर्स ने सुस्ती से काम किया, जितने आवर्स लगाने चाहिए थे उससे ज्यादा लगा दिए। तो ये फेयर है बात, सही रिजल्ट हम वर्कर्स का देख पा रहे हैं। नहीं, बजटेड आउटपुट कहां होती है इधर? क्या आउटपुट? नहीं, आउटपुट देखिए ना, 17,000 इंटू 3 स्टैंडर्ड आवर्स ऐसे ही निकालें। ये फेयर इसलिए नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड आवर्स लिए हैं सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर, यानी हमने ये 51,000 निकाला है 17,000 इंटू 3 करके, जबकि एक्चुअली इन्होंने सिर्फ इन पे थोड़ी काम किया, इन पे भी तो किया हुआ है, थोड़ा किया लेकिन किया तो है। और अगर हम कहें कि 60% कंप्लीट थे क्लोजिंग, तो इन पे भी तो आवर्स लगे हुए हैं। तो हम स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं सिर्फ 17,000 यूनिट्स वाले, और कंपैरिजन में एक्चुअल आवर्स ले रहे हैं इन पे लगे हुए भी और इन पे लगे हुए भी। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। तो फेयर कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स 17,000 पे भी लेने चाहिए और 3,000 जो कि पूरा तो काम नहीं हुआ, इन पे स्टैंडर्ड आवर्स लेने चाहिए, तो सही कंपैरिजन होगा। और इसी तरह से अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है तो उसमें अनफेयर ऐसे हो जाएगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट तो हुए होंगे इस महीने, स्टैंडर्ड आवर्स उनके ऊपर तो आ जाएंगे, जबकि एक्चुअल आवर्स उन पे कुछ आवर्स तो पिछले महीने हो गए थे, तो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। इस फेयर कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर नहीं कैलकुलेट होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, जो आज तक के सवालों में हम एसएच और एएच, और अगर मटेरियल वेरिएंसेस हो तो एसक्यू और एक्यू, जो हम कैलकुलेट करते थे एक्चुअल प्रोडक्शन पे, अब एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे किया करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही है, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इनटू 60%। तो जो आज तक हम लोग सवालों में एसक्यू और एसएच और एक्यू और एएच एक्चुअल प्रोडक्शन पे करते आ रहे हैं, अगर सवाल में प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई तो एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे किया करेंगे। मटेरियल वेरिएंसेस में ईपी का कौन सा वाला कॉलम? मटेरियल वेरिएंसेस के लिए मटेरियल वाला कॉलम, लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए कन्वर्जन वाला कॉलम। ओके, लेकिन ये है अभी आधी बात, फाइफो मेथड के वेटेड एवरेज मेथड। ईपी बनाने के लिए दो अलग अलग तरीके थे। क्वेश्चन में जो मर्जी हो, वो तो है कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मेथड, यहां पर तो हम इंसाफ वाला कंपैरिजन चाह रहे हैं, तो फाइफो, क्योंकि फाइफो में अगर वेटेड एवरेज कर लिया तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी इसी महीने में प्रोडक्शन में काउंट हो जाएंगे, जबकि वो तो फेयर नहीं है। तो ये बात मैंने एग्जाम नोट्स में लिखी हुई है, उसकी अंग्रेजी पढ़ लें एक बार। एग्जाम नोट थे पता नहीं किसी पेज पे, पेज 180 कुछ, पेज 183 मेरी किताब में, एग्जाम नोट 5 पढ़ें। अगर क्वेश्चन में प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई तो जो हम अब तक एसक्यू एक्यू एसएच एएच एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट करते आ रहे थे, अब वो एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट किया करेंगे, वो भी फाइफो मेथड वाला। ठीक है,
ऑटम 15 होमवर्क है। ऑटम 2015 मेरी बुक में होगा क्वेश्चन, ऑटम 15 जैक एंड जिल है शायद 14, ऑटम 2015 अटेम्प्ट है क्वेश्चन 14। ये होमवर्क बेटे जरूर करके आना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।